नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पूरे दुनिया में इस समय हलचल मची हुई है और पता नहीं किस टाइप का खतरा है कि दुनिया के लगभग सारे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष एक ही भाषा बोल रहे हैं। वो चाहे चीन हो, वो चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप के सारे देश हो, सब लोगों की कमोबेश भाषा एक ही है और दुनिया से अधिक वो लोग अपने देश के नागरिकों को समझाते हुए दिख रहे हैं। सब कह रहे हैं कि इमरजेंसी है और हालात खराब होंगे और उसके लिए तैयार रहना है, तैयारी करनी। भाई कौन सा हालात खराब होंगे? एक दो जगह से भी खबर आई कि सप्लाई चेन बाधित होने वाली है। तो भाई सप्लाई चेन कैसे बाधित होगी, यह सोचने वाली बात है। हाँ, तेल का फ्लो, गैस का फ्लो निश्चित तौर पे कम हो गया है, लेकिन रसिया से तेल आ रहा है, वेनेजुएला से तेल आ रहा है, अमेरिका से तेल आ रहा है। दुनिया में और भी देश हैं जो तेल निकालते हैं, उनका तेल बिक रहा है। ईरान का तेल तुर्की, इराक का तेल तुर्की जा रहा है। फिर क्या आफत आई हुई? हाँ, मिडिल ईस्ट का जो तेल है वो नहीं आराम से जा पा रहा है, ईरान अपना तेल बेच ही रहा है। बेसिकली जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना ही कुछ नहीं चल रहा है। याद करिए, कुछ दिन पहले ही, 2-3-4 दिन पहले ही यूएन के एक डिप्लोमेट ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि तैयारी चल रही है दुनिया में ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का। बात आई गई हो गई। उसके कुछ दिन के बाद पूरे दुनिया भर में ये चीजें अब खबर छपने लगी कि ईरान को कैसे रोका जाए। अब दो समस्या है पूरे दुनिया में आतंक की, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ईरान न्यूक्लियर बनाना चाहता है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर अटैक करने की बात करता है और ठीक है, वो भारत के ऊपर करता है, लेकिन करता है। इस बात को मैं भूमिका में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे की बात समझने में आसानी रहेगी। अब खबर यह आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दिल्ली में बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि 10 दिन के अंदर सीसीएस की 2 मीटिंग होना, उसके अलावा इमरजेंसी मीटिंग्स होना, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग होना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग होना, यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं लग रही है। सीसीएस जो होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है, और इस समय सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के क्या कुछ हो रहा है? भाई भारत किसी युद्ध में तो है नहीं, न कोई सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, तो ये सब हो क्यों रहा है? अब बहुत सारे लोग इस पे कयास लगा रहे हैं, क्या हॉर्मुज को खुलवाने भारत जाएगा? क्यों भारत हॉर्मुज को खुलवाने जाएगा? भाई भारत का तेल तो जितना आना है, गैस आना ही आ ही जा रहा है, कम या ज्यादा। तो हो क्या रहा है उसके बारे में हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, फिर से दोहराता हूं, दुनिया किस खतरे से कांप रही है? क्या वास्तव में कोई न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति है, या बस तेल गैस के क्राइसिस से ही दुनिया कांप रही है? क्या कारण है? तो सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिए कि सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस भारत सरकार की सबसे अहम निर्णय लेने वाली समितियों में से एक है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक मामलों के फैसले करती है। हालांकि सीसीएस में वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, फाइनेंस और प्रधानमंत्री, 5 ही लोग होते हैं इस कमेटी के परमानेंट मेंबर। लेकिन जरूरत पड़ने पर और सदस्य इसमें ऐड होते जाते हैं। ठीक, सीसीएस की मीटिंग हो गई। इसका काम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले लेना, रक्षा सौदा खरीद को मंजूरी देना, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करना, परमाणु नीति, रणनीतिक कार्यक्रमों पर निर्णय करना, युद्ध या बड़े संकट के समय रणनीति तय करना। तो भाई इसमें एक चीज तो, 5वां पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि युद्ध या बड़े संकट के समय रणनीति तय करना। तो युद्ध तो भारत लड़ नहीं रहा है, संकट है तेल गैस का, लेकिन पूरे दुनिया में, अब याद रखिएगा, पूरे दुनिया में इतना बड़ा देश भारत,
150 करोड़ का भारत सबसे अच्छी पोजीशन में है। आपके रिश्तेदार अगर न्यूजीलैंड में हो, आपके रिश्तेदार अगर अमेरिका में हो, आपके रिश्तेदार अगर यूरोप के किसी देश में हो, आपके रिश्तेदार अगर ऑस्ट्रेलिया में हो, तो आप एक बार उनसे पूछिएगा तेल और गैस की स्थिति क्या है वहां पे। मेरी कई लोगों से बात हो रही है, करें भैया, जितनी सही स्थिति भारत में है उतनी सही स्थिति यहां नहीं है। रेट ऑलरेडी बढ़ गए हैं, लाइनें लग रही हैं। भारत में तो 2 दिन तेल के लिए लाइन लगा तो फालतू की चीज थी, अफवाह था। अच्छा, इसमें शामिल कौन कौन हुआ? अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णव, मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी, इन सारे लोगों को क्यों बुलाया गया है? राम मोहन नायडू, हरदीप पुरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीएम के सचिव शक्तिकांत दास आरबीआई के, और भी बहुत सारे लोग। और बताया जा रहा है कि ये लोग एलपीजी और पेट्रोल पर चर्चा। अरे भाई, एलपीजी और पेट्रोल पर चर्चा करने के लिए आपने शिवराज सिंह चौहान को क्यों बुलाया? तो कृषि मंत्री हैं। आपने इस काम के लिए अमित शाह को क्यों बुलाया? आपने इस काम के लिए यहां, चलिए ठीक है, एस जयशंकर की जरूरत हो सकती है, निर्मला सीतारमण की जरूरत हो सकती है, आरबीआई की भी जरूरत हो सकती है। अजीत डोभाल साहब क्या करेंगे भैया एलपीजी पे और तेल पे? तो भैया एलपीजी तेल तो एक बहाना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा थ्रेड है जिसके बारे में भारत सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और उस थ्रेड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे पहले ये इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी ड्रिलिंग जो है दिल्ली के अंदर चल रही है। एक चीज तो ये तय हो गई इस पूरे मीटिंग से। हालांकि अखबार वाले इसके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं कि ये हुआ डीजल पेट्रोल पे। डीजल पेट्रोल तो नहीं है भाई। अब आप ध्यान से समझिएगा, सीआईए का एजेंट भारत के अंदर पकड़ा जाता है, उस एजेंट के अलावा और भी कई सारे लोग पकड़े जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में और देश के अंदर बहुत सारा खुरापात करने की इनकी प्लानिंग होती है। अब इसके साथ साथ और ध्यान दीजिए, भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख 3 अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। कब कब जाते हैं इसको भी समझ लीजिए। 25 मार्च को एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो गोल्डन टेम्पल जाते हैं। 29 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो जगन्नाथ मंदिर जाते हैं और बयान देते हैं कि मैं यहां सेना और सेना के परिजनों की सुरक्षा के लिए मन्नत मांगने आया था, पूजा करने आया था। उसके ही अंतराल में नौसेना के जो प्रमुख हैं वो महाकाल मंदिर उज्जैन जाते हैं। तो तीनों सेना प्रमुख अचानक से मंदिर क्यों गए? इससे तो मतलब यही है कि वो इसलिए गए क्योंकि कोई बड़ी प्रिपरेशन चल रही है, कोई बड़ी तैयारी चल रही है, और वहां पे गए थे स्पिरिचुअल ताकत लेने के लिए। इसके अलावा मतलब अचानक से तीनों सेना प्रमुख, कोई गोल्डन टेम्पल जा रहा है, कोई महाकाल जा रहा है, कोई जगन्नाथपुरी जा रहा है, क्यों? ये भी अपने आप में कड़ियां अगर जोड़ी जाए तो बहुत कुछ संकेत करती हैं। अच्छा, 23 मार्च को सीसीएस की मीटिंग होती है। 27 मार्च को सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होती है। 1 अप्रैल को फिर सीसीएस की मीटिंग होती है। इन ड्यूरेशन में और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये इस चीज को आप समझिएगा, जब इस सारी कड़ियों को जब जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। नोटम जारी हो जाता है पाकिस्तान बॉर्डर पे, नो फ्लाइंग जोन। अब नो फ्लाइंग जोन पाकिस्तान बॉर्डर पे, राजस्थान में, गुजरात में, इन सब जगह पे जारी हो जाता है। वहां कुछ युद्धाभ्यास चलते हैं। क्यों जारी हुआ? तो ये हो सकता है कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जा रहा होगा उस तरीके से, या उसको उसके पीछे की कुछ तैयारी होगी, जो भी हो, अब उसमें क्या बहुत बात करना। इसके अलावा कई सारे बयान भी आते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अभी सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख ने की। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई। ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह रखा है कि यह बंद नहीं हुआ, यह जारी है। पाकिस्तान की स्थिति आज के डेट में ऐसी है कि सीसी में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जबकि वो ईरान से सटा हुआ है।
और बता रहा है कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान कौन सी मध्यस्थता कर रहा है, जिसको लेकर के भारत में भी सवाल पूछा गया जब हमारे देश के एस जयशंकर साहब से, तो उन्होंने एक बड़ी बात स्पष्ट कही कि हम दलाल देश नहीं है। अब ईरान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, उस मध्यस्थता पे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हर घंटे बाद बयान बदल रहा है। हर घंटे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबी लोगों को शेयर मार्केट में फायदा करवाने के लिए भी बयान दे रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि ईरान युद्ध हार गया है, उस सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, यह युद्ध बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ 300-400 गोले मार दे रहा है ईरान के ऊपर। ईरान की स्थिति बहुत दयनीय है, ईरान युद्ध नहीं जीतेगा, आप इस बात को मान लीजिए। चाहे कुछ भी लोग मतलब देखिए ना, मीडिया जो कहानी परसेप्शन बुनने की कोशिश कर रही है ना, वैसा है नहीं। ईरान पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से यूक्रेन आज के डेट में पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। लेकिन सवाल यही है ना कि लोग जीता और हारा तब मानेंगे जब उस देश पर उस देश का राष्ट्रपति जाके कब्जा कर ले। कब्जे वाली स्थिति तो होगी नहीं। दूसरी तरफ यह भी खबर चल रही है कि भैया ईरान जो है उसके पास परमाणु बम तो है नहीं, लेकिन जो उसने बिजली बनाने के लिए यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है, अगर वही मिसाइल में भर के मार दिया तो रेडिएशन से बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। मतलब तमाम तरीके की बातें। अब दो चीजें देख लीजिए, इस तारीख कुछ दुनिया कहां कांप रही हो, सिर्फ ईरान युद्ध से तो नहीं कांप रही है भाई साहब। या तो चाइना वाला हो जाएगा उसके पड़ोसी से, या फिर भारत पाकिस्तान होगा। इस बात को आप मान करके चलिए, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर पाकिस्तान बुरी तरीके से कूटा जाना है। या पूरे दुनिया की तैयारी ये हो कि पाकिस्तान और ईरान दोनों को एक साथ निपटा दिया जाए, ताकि ये जो माइंडसेट है टेररिज्म वाली, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए पूरे दुनिया से। क्योंकि ये दुनिया के 2 देश अगर खत्म हुए तो आप मान करके चलिए दुनिया बहुत शांति में रहने वाली है। भारत के संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के संदर्भ में आप बात कर रहा हूं। आप ईरान के प्रॉक्सीज देख लीजिए, पूरे दुनिया भर में फैल गए हैं। कहीं हूती है, कहीं हमास है, कहीं हिजबुल्ला है, ईरान में भी है, मलेशिया ग्रुप है, तमाम उससे लोग परेशान हैं। दुनिया में कहीं आतंकी घटना हो, पाकिस्तानी हो ना उसमें शामिल, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये चीजें जो हैं, इसको लेकर के मुझको लगता है कि दुनिया में कोई प्लानिंग चल रही है बड़े नेताओं के बीच में। एक चीज और हुआ, स्टेज ऑफ हॉर्न के लिए ब्रिटेन ने एक ऑनलाइन मीटिंग रखी थी जिसमें 60 देशों ने पार्टिसिपेट किया, भारत ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे जो मिस्री साहब हैं विदेश सचिव, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बड़ी स्पष्टता से एक बात कही कि देखो भाई, बातचीत से मसले को हल कर लो, क्योंकि युद्ध लंबा खींचेगा तो इसमें सबका नुकसान है। चलिए, ये तो एक बहुत साधारण सी बात है ना, ये तो सब कह रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं। ट्रंप की उल जलूल बकवास को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब क्या मुस्लिम डोमिनेंस जो है वो 2 कंट्रियों का है पूरे दुनिया में, इस बात को आप समझ लीजिएगा। पाकिस्तान का है और एक ईरान का है। अब आप कहेंगे पाकिस्तान का कहां है? पाकिस्तान का इसलिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। इस बात को आप समझ लीजिए। है पूरा भिखारिस्तान, स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है, लेकिन वो है। अब इनका माइंडसेट इस तरीके का है कि इसको हम पटक देंगे, इसको हम फोड़ देंगे। दुनिया में और लोगों के पास है। आप कभी बयान सुनते हैं, भारत को सुनते हैं कि हम अपना परमाणु बम फोड़ देंगे? और अब अमेरिका कभी बोलता है, रूस कभी बोलता है, चीन कभी बोलता है? कभी नहीं बोलती। कोई दुनिया का कोई देश जिसके पास परमाणु हथियार है वो नहीं बोलता है, वो सिर्फ पाकिस्तान बोलता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और ईरान की स्थिति बहुत खराब होने वाली है आने वाले समय में। एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगी, दुनिया के देशों में अगर समस्याएं होंगी तो आप मान करके चलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने के लिए दुनिया किसी भी स्तर तक चली जाएगी और ईरान की हैसियत नहीं है कि वो उसको रोक ले। बात यही ये नहीं है कि कौन मेरा मित्र है कौन मेरा शत्रु, नहीं। जब जनता पे आ जाएगी ना, तब समस्या होगी।
और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुबई हो, सऊदी हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वहां पे बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा है, क्योंकि खरीदने वाले की जितनी जरूरत है, बेचने वाले की भी उतनी जरूरत है। खरीदने वाला अगर इन देशों से नहीं खरीद पा रहा है तो दुनिया में कहीं से व्यवस्था कर रहा है, लेकिन इनकी पूरी व्यवस्था सिर्फ तेल और गैस के ऊपर चलती है। अगर ये बंद हो गया तेल और गैस उनका बिकना, तो उनकी स्थिति खराब होगी। जब उनकी स्थिति खराब होगी तो वो भी कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो बहुत भारी पड़ेगा। और मुझको लगता है कि भारत सरकार इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए ये सारा एक्सरसाइज कर रही है। आप लोगों का इस पे क्या है राय, जरूर बताइएगा। आपको एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।